Very good morning, students. Welcome to your economics class. This is Jyoti Tamrakar, and today we are to start with the law of demand. Okay, so आज हम start करेंगे law of demand, that is also called first law of purchase. So ये जो law of demand है, it explains the relation between the price of a commodity and its quantity demanded in the market. ओके तो किसी कमोडिटी की प्राइस और वो क्वांटिटी जो मार्केट में डिमांडेड है या मार्केट में जिसकी मांग है उसके बीच का रिलेशन जो बताता है दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. ओके सो व्हाट डज इट से? इट सेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ डिमांड. ओके under the same condition of demand the quantity of a commodity bought tends to vary inversely with the price. तो यहाँ पर ये डिमांड का लॉ जो है वो आपको बताता है कि अगर डिमांड की कंडीशन जो है वो सेम है तो जो क्वांटिटी कमोडिटी की खरीदी जा रही है उसमें और प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी जो होगी उसका परचेज लेस हो जाएगा, यानी उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी और लो प्राइस पर आपकी जो कमोडिटी की डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी, वो ज़्यादा रहेगी. ओके सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन द प्राइस. सेम थिंग, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो कमोडिटी जो डिमांडेड है उसको क्या हो जाएगी, डाउन होती जाएगी. ओके और अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी. ओके तो इसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी उल्टा होता है. अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जाएगी और प्राइस कम होता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती जाएगी. ओके देयर आर few other definition by Professor Mayer, Professor Samuelson, but all the definition just describe that कि the law of demand state the inverse relationship between the price and the quantity demanded. ओके तो प्राइस में और क्वांटिटी जो डिमांड में होती है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप ये हमें बताता है. ओके नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल. अब यही चीज़ जो हम अभी डेफिनेशंस में पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी का एक टेबल के थ्रू. तो यहाँ पर दो कॉलम है आपके टेबल में, प्राइस ऑफ मिल्क एंड डिमांड फॉर मिल्क. ओके एंड यू शुड रिमेंबर दैट की कंडीशन ऑफ डिमांड इज सिमिलर. ओके तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ डिमांड इज सिमिलर, दैट्स वाई डिमांड तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन वो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जा सकता है. नाउ यू कैन सी हियर दैट 5 रुपीज़ पर लीटर जब मिल्क की प्राइस है तो डिमांड इज़ ओनली 3 लीटर्स, राइट. तो डिमांड क्या है, 3 लीटर है. जैसे ही प्राइस जो है वो कम हो गई, ओके तो जैसे जैसे प्राइजेस कम होते जा रहे हैं आपकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, 3, 5, 9 और 15. सो ये जो नंबर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, इंक्रीज़ इन द डिमांड. ठीक है तो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर वो बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रहे हैं तो वहाँ पर आपकी डिमांड क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो बढ़ती जा रही है. ओके नाउ दिस कर्व इज शोइंग द रिलेशनशिप between the price and the demand. Okay so price is given here in rupees 1 2 3 4 5 6, right. और डिमांड जो है वो आपको एक्स एक्सिस में दिया है, मिल्क इन लीटर्स. ओके नाउ you can see when the price is just 2 rupees the demand is 14, when it is 3 demand is 9, when it is 4 rupees per liter the demand is 5. Okay when
it is 5 rupees per liter, demand is 3 liters, right? तो it means जैसे जैसे आपकी प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड जो है वो डाउन होती जा रही है। एंड सिमिलरली अगर हम कहें तो जैसे जैसे प्राइजेस जो हैं वो कम होते जाएंगे तो डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। यू कैन सी डिमांड यहाँ पर ये लेटर्स में दिया हुआ है। ओके, तो सेम थिंग जो हमने पढ़ी थी टेबल्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, वही हमें यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है विद द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज assumptions or the limitations of the law of demand. I have told you that every rule, every law of economics has some of the assumption, right? Assumptions means कुछ चीज़ें जो हम मान कर के चलते हैं that must be same, वो चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए जो कि हमारी लिमिटेशंस बता रही है। Okay, तो the law of demand comprises an important clause other things being equal. तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेसर। सो व्हाट आर दिस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यही हमारे असम्पशंस हैं। ओके, सो द फर्स्ट असम्पशन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज। यानी कंज्यूमर जो है उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम जो है वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली प्राइजेस विल नॉट मैटर लॉट। ठीक है, वहाँ पर टेस्ट, फैशन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होंगे। सेकेंड वन इज़ द टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज। यानी हम यहाँ पर ये मान के चलना होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है ना तो उसका टेस्ट बदल रहा है, ना ही उसकी पसंद बदल रही हो, ना ही उसकी प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। तो दैट्स वाई हमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का रूल जो है वो याद रखना होता है। द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज। तो हमने देखा है कि देयर आर जॉइंट डिमांड्स एंड ड्राइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड क्रॉस डिमांड इज़ ऑल्सो देयर। तो दैट्स वाई जो भी अदर रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं अगर उनकी प्राइजेज में चेंज होंगे तो ऑब्वियसली हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करेगा। दैट्स वाई उनमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। ठीक है, जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं या जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो प्राइस में चेंज होने पर सब्स्टिट्यूट की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। द कमोडिटी इन क्वेश्चन इज़ नॉट वन विच हैज़ अ प्रेस्टीज वैल्यू सच एज डिमांड। और जिस कमोडिटी की हम स्टडी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं वो कोई प्रेस्टिजियस आइटम, कोई ऐसा आइटम जो रेयर हो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे डायमंड की हम बात करें तो दीज आर द प्रेस्टिजियस, वैल्यूएबल एंड रेयर काइंड ऑफ कमोडिटी। तो इनके लिए लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करेगा। The people do not have an expectations of further change in the expectation of further change in price of commodity. लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि शायद आगे चल करके इस कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भी लॉ ऑफ डिमांड could not work. The size and composition of population should remain unchanged. इसके अलावा जो पॉपुलेशन यानी जितने लोग उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उनके पॉपुलेशन में भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द लॉ ऑफ डिमांड विल ऑपरेट ओनली व्हेन ऑल द अबव असम्पशंस विल गो ऑन। जब सारे के सारे असम्पशंस जो हैं वो अनचेंज रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। ओके, नाउ let's see why demand curve slope downward to the right. So here you can see that कि आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज़ अ जनरल लॉ दैट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। ये एक जनरल लॉ है कि
कि हमारा जो भी डिमांड कर्व है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड करेगा मूवमेंट और टू द राइट करेगा। तो ऐसा क्यों है से हम जान लेते हैं। तो इसके रीजंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी हमारे लिए धीरे धीरे कम होती जाती है और एक प्लेस ऐसा, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपकी जो यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद की कंडीशन पे वो नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो इस सक्सेसिव यूनिट को हम जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ओके, तो दैट्स वाई आपका कर्व जो है वो कहाँ जाता है, डाउनवर्ड होता है। इनकम इफेक्ट चेंज, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज कॉजेज अ चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो जैसे जैसे अ फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपको अपनी इनकम में से कम पैसे जो है वो उस कमोडिटी पर खर्च करने होंगे, राइट। तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द मनी इन कंज्यूमर्स हैंड। तो अगर प्राइजेज में चेंज हो रहे हो, वो प्राइजेज में चेंज हुआ है वो फॉल है या डिक्रीज है, तो ऑब्वियसली आपके जो भी कंज्यूमर है उनकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, और दैट्स वाई डिमांड जो है वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इट refers दैट कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटेडली चीपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन, वैसे हमारे असम्पशंस कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वी नो दैट कि इन रियल लाइफ वी हैव सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी। लगभग हर एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होता है। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो जैसे ही उसमें भी कोई चेंजेस आएंगे तो हमारे स्लोप को वो डाउनवर्ड करेंगे। साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रो, तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है यानी डिक्रीज़ होता है तो ये और नए बायर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही आपका प्राइस कम होगा कई और कंज्यूमर्स होंगे जो कि उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपका जो है क्या होगा, हमेशा डिमांड कर डाउनवर्ड और राइट साइड में मूव करेगा। डिफरेंट यूजेस, तो हर एक गुड्स की हम अगर बात करते हैं, कमोडिटी की बात करते हैं, तो इसके कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज करिए हमने मिल्क को लेकर के पढ़ा है, तो मिल्क में क्या है, मिल्क को आप टी, कॉफ़ी बनाने के लिए, बटर, चीज़, कर्ड बनाने के लिए, इवन स्वीट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि इसके अल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो जैसे ही प्राइस ऑफ मिल्क विल रिड्यूस, इसके बाद कई सारी चीज़ें जो हैं वो उनके प्राइजेस भी रिड्यूस होंगे एंड ऑब्वियसली उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, देन टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द अनसेटिस्फाइड वांट्स। ठीक है, तो हमारे पास, हम में से हर एक कंज्यूमर के पास में वांट्स जो हैं वो आती रहती हैं। वी गो ऑन हैविंग न्यू वांट्स, राइट। तो हमारी जो वांट्स हैं उसमें से कुछ एक वांट्स जो होती है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल डाउन होता है यानी नीचे जा रहा है, तो हम उन अनसेटिस्फाइड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास अगर पर्टिकुलर मनी है और किसी कमोडिटी का प्राइस डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली रियल मनी इन हैंड ऑफ अ कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वील डू, हम ये करेंगे कि हमारी जो अनसेटिस्फाइड डिमांड्स हैं उन्हें हम सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे और दैट ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, अब नेक्स्ट है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जा सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि डिमांड कर्व जो है अपने लॉ ऑफ डिमांड से हट कर के कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये डाउनवर्ड्स ना जा कर के अपवर्ड्स जाए। ओके, सो लेट्स सी कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती हैं या नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस अगर हायर हो रहा है तो डिमांड लोअर, और प्राइस अगर लोअर हो रही है तो डिमांड हायर। ऐसी कभी कभी कंडीशन आती है जबकि ये लॉ हमारा काम नहीं करता है, एंड ऑल दोज नोन टू बी द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो उसके
लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या है, मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा और स्लोप जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड का है वो डाउनवर्ड ना होकर के अपवर्ड होगा और राइट वर्ड ना होकर के लेफ्ट वर्ड होगा। तो फर्स्ट वन इज नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो कुछ एक हमारे पास ऐसी कमोडिटीज़ जो होती हैं जो कि हमारी लाइफ की नेसेसरी थिंग्स होती हैं, तो उनकी प्राइस चाहे बहुत कम हो या बढ़ जाए तभी वो चीज़ें तो आपको ज़रूरत ही होती है, जैसे इन्फीरियर गुड्स, राइट। इन्फीरियर गुड्स लाइक वीट, ठीक है, एंड मेज़, इस तरह की चीज़ें जो है अगर आप उनके प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो भी वो चीज़ें हैं ये जिनकी हर एक पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो अगर उनकी प्राइस हायर भी जाएगी तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क, ओके। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस सिंबल। अगर कोई एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं तो कंज्यूमर हैज़ टू बाय दैम, क्यों? क्योंकि उसे अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करना है इन द सोसाइटी, ठीक है। तो वो तो कंपेल्ड है कि वो चीज़ उन्हें खरीदनी ही है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। प्रीसियस स्टोर्स लाइक गोल्ड, डायमंड, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर किसी कंज्यूमर को ये फील होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है फ्यूचर में उसकी प्राइसेस में कुछ चेंज होने वाले हैं तो प्रॉबेबली उसमें आने वाले उसकी प्राइस में आने वाले चेंजेस पर भी उतना इफेक्ट नहीं होगा और उसकी कमोडिटी इन डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड वुड नॉट वर्क, ठीक है। सपोज करिए कि आप जो है एक सीज़न आता है जबकि अनियन के प्राइस बहुत हायर हो जाते हैं तो कई सारे लोग जब उसका प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा भी होता है तो उसे स्टोर करने के लिए ख़रीद कर रख लेते हैं, राइट। तो क्यों होता है ये? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी अगर ये 50 रुपीज़ पर केजी है तो आगे जा कर के उसे 150 रुपीज़ पर केजी हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा कि प्राइस बढ़ रही है तो अनियन का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, ओके। प्राइस बढ़ने के बाद भी प्रॉबेबली वो सिमिलर रहेगा या फिर वो बढ़ भी सकता है। इग्नोरेंस इन साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अगर आपके कंज्यूमर जो हैं वो अवेयर नहीं है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, जो कि मार्केट में प्रोवेल है, उस कंडीशन के बारे में हमारे कंज्यूमर्स को नहीं पता है, ठीक है। या फिर उनका खुद का साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है, जैसे कि अगर ज़्यादा प्राइस है मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, कि कुछ लोगों की सोच होती है किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा है मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होगी? ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरह में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है कुड नॉट वर्क। चेंज इन फैशन, हैबिट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस। तो कुछ एक चीज़ें जो होती हैं जहाँ पर उनकी प्राइजेस फॉल डाउन होने पर भी उस कमोडिटी के लिए डिमांड जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियोस, ठीक है। तो अगर हम रेडियोस की बात करें तो अभी तो रेडियोस आर नॉट इन फैशन, ठीक है। तो अगर वो फैशन में नहीं है, अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ऑब्वियसली उनका प्राइस कम होने पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वहाँ पर काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कभी कभी हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उनकी कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट वर्क, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ज़रूरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल प्राइजेस से ज़्यादा होने पर भी उनको लोगों को ख़रीदना ही होगा। तो एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, वहाँ पर भी आपका जो है वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। एंड गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन पैराडॉक्स रेफर्स टू इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो आपकी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ है, जो कि हर एक पुअर से पुअर पर्सन और हर एक हाई सोसाइटी या अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन वाले पर्सनस को ज़रूरत भी होती है, जैसे खाने की चीज़ें, जैसे कि ऑयल, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या है वो तो आपकी डिमांड में रहेंगी, ठीक है। सपोज़ करिए बाजरा, अगर
व्हीट यानी गेहूं का प्राइस ज़्यादा होता है तो बाजरा खरीदा जाता है, लेकिन अगर बाजरे का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा तब भी लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वो व्हीट से तो कम ही रहेगा। ठीक है, तो गिफिन पैराडॉक्स मतलब कि इन्फीरियर गुड्स, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ों में से बहुत ही ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हमारे पास कम से कम पैसा होने पर भी खरीदेंगे, क्योंकि आपको पेट भरना है, क्योंकि आपकी वो बेसिक नीड्स है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका कर्व, डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड जाएगा, ना कि डाउनवर्ड। ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शन जहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। ओके, अब इसके बाद हमने एक्सेप्शंस तो देख लिए। नाउ वी आर टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी आपकी डिमांड कैसी होगी वो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हाउएवर जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम वहाँ कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बट फिर भी अगर हम जनरल कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको वेरियस फैक्टर्स मिलेंगे। आप अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हियर वी विल सी कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो आपकी डिमांड को क्रिएट करता है या उसे डिक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कमोडिटी जो है प्राइस डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो सपोज़ करिए मिल्क वाला हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मिल्क का प्राइस कम होता जा रहा है, मतलब पहले वो 10 रुपीज़ पर के लीटर दे रहा था, फिर अगर उसने 5 रुपीज़ दिया तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को जितने रुपीज़ में 1 लीटर ऑफ मिल्क मिल रहा था अब उतने में 2 लीटर ऑफ मिल्क मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? वो थिंग्स या वो कमोडिटीज़ जो आपकी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। इन्फीरियर गुड्स में हमने देखा बीट एंड बाजरा, अगर हम बीट नहीं खरीद सकते हैं तो बाजरा तो एटलीस्ट खरीद ही सकते हैं। तो बीट जो बाजरा के प्राइस में चेंजेस होंगे वो बीट को अफेक्ट करेंगे, जो कॉफ़ी या टी में चेंजेस होंगे वो टी एंड कॉफ़ी को कम एक दूसरे से रिलेटिवली डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो फैक्टर जो है ये दोनों ही प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, ये आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो आपको किसी एक पर्टिकुलर थिंग के साथ में या कमोडिटी के साथ में ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल एंड पेट्रोलियम। तो अगर आपने व्हीकल ख़रीदा है तो आपको पेट्रोल और डीज़ल की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अगर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है तो उससे कार या जो भी व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर की इनकम तो डायरेक्टली कोरिलेट करती है, ठीक है, हमारी डिमांड को, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो किसी एक कमोडिटी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके पास में मनी ज़्यादा है जो वो खर्च कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर। ठीक है, तो अगर इनकम आपकी बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, और इनकम अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड जो है वो भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। अगर वो पैसा उसके पास ज़्यादा है, इनकम उसके पास ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, और अगर उसकी कम कम हो रही है तो उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। ओके, तो ये जो एक्सेप्शंस थे वही आपके फैक्टर्स में भी कहीं ना कहीं आते हैं। नाउ टेस्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो होता है
वो उसी कमोडिटी को ख़रीदना पसंद करता है जो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस को सूट करता है, मैच करता है। अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी उसके टेस्ट को, उसकी प्रेफरेंस को मैच नहीं करता है तो वो चाहे कितना भी सस्ता हो, उसकी प्राइस कितनी भी कम हो, उसे नहीं खरीदेगा। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू पीपल आर वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन थिंग्स की प्राइजेस चाहे कितनी भी कम हो जाए, आप नॉन वेजिटेरियन थिंग्स को नहीं खरीदेंगे, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड लाइकिंग जो है वो भी हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज हैबिट एंड फैशन। ऑब्वियसली अगर आपकी हैबिट या फैशंस जो है उनकी बात करें तो वो भी आपकी डिमांड को क्रिएट करती है, उसे कम या ज़्यादा करती है। ठीक है, क्योंकि हम उसी चीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भी चीज़ फैशन में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था रेडियो की जगह आप क्या करेंगे, एलईडीज़ खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है ना। और अगर हम बात करें एक टेबल फ़ैन की, तो टेबल फ़ैन की जगह अभी अगर आपके पास ऐसा है, इफ़ यू आर वेल टू डू, दैन आप क्या करेंगे, एसी या कूलर्स को खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपका फैशन जो होता है और आपकी हैबिट्स वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इन क्रिएटिंग डिमांड और अफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। ओके, नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो डिमांड फॉर द कमोडिटी विल ऑल्सो इंक्रीज़, क्योंकि अगर ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं तो डिमांड वहाँ पर जो है वो क्या होती है, चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है वहाँ पर नेसेसरी आर्टिकल्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी मोर दैन लग्जेरियस आइटम्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास जो इनकम होगी वो लिमिटेड होगी। ठीक है, तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास अनलिमिटेड इनकम होगी, तो आपके लग्जीरियस आइटम जो है वो इन डिमांड कम होंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पर इनकम, एरिया, क्लास एंड लिटरेसी, ये सारी चीज़ें भी आपके इनकम, आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, आपके पास, आपकी कंट्री के पास जो भी मनी है वो हर एक पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कैसी है। तो मीन्स हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास इनकम क्या है। ठीक है, तो इस पे भी आपकी डिमांड बहुत कुछ डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आपकी पॉपुलेशन में पुअर पीपल जो है वो ज़्यादा है तो डिमांड डिफरेंट काइंड की होगी, और अगर ऐसे पर्सन ज़्यादा हैं जो कि रिच हैं, प्रॉस्पर हैं, तो डिमांड जो होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक है, तो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अभी हम बात कर रहे थे डिमांड की और क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिमांड में जो है वो क्या चेंज आया है उसकी बात करते हैं। और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब जो डिमांड की क्वांटिटी है। सपोज़ करिए आप पहले 5 लीटर ऑफ मिल्क ले रहे थे, ठीक है, और अब आपने मिल्क तो लिया है लेकिन 2 लीटर ऑफ मिल्क से आप काम चला पा रहे हैं किसी फैमिली का। ठीक है, तो डिमांड तो है मिल्क की लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घट गई है। ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ओके, तो change in quantity demanded refers to increase and decrease in quantity purchased of a commodity, right, in response to decrease and increase in its price। तो जैसे जैसे प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो मात्रा जो या तो बढ़ाकर खरीदी जाती है या कम करके खरीदी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ याद क्या रखनी होगी, अदर थिंग्स विल रिमेन
कांस्टेंट, यानी बाकी सारी चीज़ें जो होंगी उसमें आप चेंजेस नहीं देख पाएंगे। ओके, अब चेंज इन डिमांड जो होती है, इट रेफर्स टू द चेंज इन डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले, जब वो डिटरमाइनेंट्स हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ओके, तो प्राइस की वजह से जो चेंज होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और अदर फैक्टर्स की वजह से जो होता है दैट इज चेंज इन डिमांड होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें क्या पढ़ी हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है वो आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज बताता है। ठीक है ना, तो लेट्स सी कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ओके, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आपका प्राइस जब हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन ड्यू टू फॉल इन द प्राइस मोर ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है ना, जब किसी कमोडिटी की प्राइस को के कम होने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, राइट। तो ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, फॉल इन प्राइजेज, राइट। और अगर ऐसा होता है कि आपकी प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज्ड, तो उसे हम कहेंगे contraction in demand. Okay, now you can see that same thing in table 1 and table 2. Okay, तो यहाँ पे जो टेबल्स दिए हुए हैं वहाँ पर आप सेम थिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टेबल दैट इज शोइंग द एक्सटेंशन इन डिमांड एंड टेबल सेकेंड इज शोइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ यू कैन सी हियर कि प्राइस 5 जब था तो डिमांड थी कितनी, 10 यूनिट्स, उसके बाद 4 होने पर डिमांड इज़ 15, देन 3 होने पर डिमांड इज़ 20। यानी जैसे जैसे प्राइस डाउन हो रहा है ये नंबर्स आप देखते जा रहे हैं कि कैसे होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर प्राइस जो है कम होने पर डिमांड जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जैसे जैसे प्राइस जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अपोजिट उन्होंने दिखाया, पहले प्राइस 1 थी, देन 2, 3 एंड 4, 5, तो प्राइस यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है, आपकी डिमांड जो है वो डाउन होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड दिखाया जा रहा है। ओके, सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड हियर विद अ ग्राफ। तो यही चीज़ आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर एक्सटेंशन है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन में क्या है, प्राइस आपका जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है जहाँ पे प्राइस आपकी अप डाउन अपवर्ड जा रही है, दैट्स वाई आपका जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। ओके, सो जब हम प्राइस को मेनली रेफ़र करते हैं तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं किस चीज़ को, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड व्हेन एट द सेम प्राइस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड। ठीक है, और द क्वांटिटी डिमांडेड of it remain the same as the result of rise in price is known as increase in demand. In other words, an increase in demand take place when, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस तो वही है
यानी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके रीज़न क्या होते हैं, मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी is demanded because of some other factors like fashion, choice, taste, है ना, preferences and other things। ठीक है, तो जब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस चेंज होती है, तो अगर वो बढ़ रही है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, अगर वो घट रही है तो डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यहाँ पे प्राइस आपकी चेंज नहीं होती है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल जो भी होते हैं फैक्टर्स वो अदर होते हैं। ठीक है, तो इन इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस तो कब होती है, ये इन्होंने दो रीजंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी देन बिफोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। जबकि आपकी मोर कमोडिटी, अगर आपकी प्राइस में चेंज नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा कमोडिटी मांगी जा रही है तो इसे भी हम इंक्रीज़ कहेंगे। और सेम कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट हायर प्राइस, और प्राइस बढ़ भी रहे हैं तब भी आपकी कमोडिटी जो है जितनी आपकी नीड थी पहले उतनी ही वो ली जा रही है, तो भी उसे हम इंक्रीज़ ही कहेंगे। क्योंकि एक में प्राइस बढ़ रहे हैं तब भी कमोडिटी की डिमांड सिमिलर है, और दूसरे में प्राइजेस सिमिलर हैं लेकिन कमोडिटी जो है वो ज़्यादा मांगी जा रही है। ठीक है, तो इसके दोनों ही जो है वो पैटर्न यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू बताए गए हैं। फर्स्ट इज मोर डिमांड एट द सेम प्राइस, सेकेंड इज द सेम डिमांड ऑन द राइज इन प्राइस। नाउ यू कैन सी हियर दैट P is the price here and Q is the quantity demanded. So the D position जहाँ पर आपकी प्राइस सिमिलर है, ठीक है, और आगे जो ये डिमांड है आपकी बढ़ गई है, ठीक है, जबकि आपकी प्राइस जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राइजेस में तो चेंज आ रहे हैं, सॉरी प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं इस यहाँ पर, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो इसे भी हम इंक्रीज़ कहेंगे। अगर आपकी प्राइजेस में चेंज आ रहे हैं देन ऑल्सो आपकी डिमांड जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो भी हम उसे इंक्रीज इन डिमांड में ही मानेंगे। ओके, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जैसे ही प्राइस करी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब इसका रीज़न क्या होता है, लेट्स सी। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। जैसे ही डिमांड जो है वो बढ़ती है, आपका डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड हो जाता है। तो इसके रीज़न है इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। एक तो आपके कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, दूसरा राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है इस कमोडिटी का, हो सकता है उसकी प्राइस बढ़ गई हो, इसीलिए सेम प्राइस पर उसकी डिमांड हमको ज़्यादा हो रही है। एनहेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, लोगों को वो कमोडिटी ज़्यादा पसंद आने लगी है, तब भी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। एंड चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड। अदर फैक्टर्स जो हमने आगे स्टडी किए थे, हैबिट्स थी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, साइज ऑफ पॉपुलेशन थी, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन थे, ये सारे फैक्टर्स की वजह से भी पॉसिबल है कि आपकी जो कर्व है डिमांड कर्व वो अपवर्ड शिफ्ट कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ डिक्रीज इन डिमांड। तो ऑब्वियसली अब डिक्रीज जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस से अफेक्ट ना होकर के अदर थिंग से अफेक्टेड होगी। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन बाय डिक्रीज इन डिमांड। चलिए हम देखते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड जो है वो क्या रेफर करता है। तो डिक्रीज इन डिमांड जो होता है when quantity demanded is reduced at the same price। अगर जो भी आप क्वांटिटी अभी ले रहे थे इन डिमांड में थी, वो क्या है, से उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है बट उसकी डिमांड चेंज हो गई है, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी जो है वो नहीं खरीदी जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन प्राइस कहेंगे। साथ ही साथ अगर प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है फिर भी लोग उसे एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे हैं, तो भी उसे भी हम
क्या कहेंगे, डिक्रीज़ इन डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज़ इन डिमांड जो होती है वो भी दो तरह से होती थी जैसे इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ व्हेन लेस क्वांटिटी इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस, जब प्राइस चेंज नहीं हुई है लेकिन क्वांटिटी जो है कम खरीदी जा रही है, एक इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा, लेस प्राइस इज़ पेड लेकिन क्वांटिटी जो है वो भी नहीं बदल रही है। तो यहाँ पर प्राइस जो है दैट इज़ नॉट द मेन फैक्टर दैट क्रिएट द डिमांड। ओके, दैट्स वाई ये जो है हम इसे इन कॉन्ट्रैक्शन एंड नहीं कहेंगे बल्कि उसे क्या कहेंगे, डिक्रीज़ कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने इंक्रीज़ को स्टडी किया था, सेम आपको यहाँ पर डिक्रीज़ की दोनों पैटर्न जो है वो डायग्राम के वे में दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों ही पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न जब लेस क्वांटिटी इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस, ठीक है, और दूसरा जबकि लेस प्राइस इज पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाई एक्सेस पर प्राइस दिया हुआ है और एक्स एक्सेस पर डिमांड। तो एट द सेम प्राइस एट फर्स्ट आवर डिमांड वॉज एट ए पॉइंट, ठीक है लेकिन आगे जा कर के ये कहाँ पर पहुँच गई, पी पॉइंट पे, जबकि प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, तो ये भी हमारा डिक्रीज कहलाएगा। दूसरी, प्राइस अगर हमारी जो है क्वांटिटी जो है वो कम खरीदी जा रही है तब भी हम उसे क्या कहेंगे, डिक्रीज ही कहेंगे। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, दैट इज़ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई हो। अगेन, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया हो या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ये सारा का सारा जो होता है दैट इज़ द रीज़न ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज एंड एक्सटेंशन के बीच में डिफरेंस होता है। क्या होता है वो हमें पता है कि मेनली तो यहाँ पे प्राइस मैटर करता है और उसके अलावा अदर फैक्टर्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑफ डिमांड जो होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही चीज़ों को। तो एक्सटेंशन में प्राइस जो होता है वो मैटर करता है और अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेंडेंसी ऑफ डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट जब एक्सटेंशन की बात होती है, जबकि डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द राइट इंक्रीज ऑफ डिमांड में। ठीक है, एक्सटेंशन में प्राइस का डिक्रीज मेन रीज़न होता है, ठीक है, जबकि इंक्रीज़ के कई सारे रीज़न हो सकते हैं जैसे कंज्यूमर की इनकम और भी कई सारे रीज़न हमने आगे इसको स्टडी किए थे। डिसाइडिंग एलिमेंट, एक्सटेंशन में प्राइस ही डिसाइडिंग एलिमेंट होता है, जबकि इंक्रीज़ में प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके डिसाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सिमिलरली आपको डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है वहाँ पर भी आपको 4 बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फैक्टर में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज़ अ रिजल्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, जबकि डिक्रीज जो होता है वो प्राइस की वजह से होता है। ठीक है, डिमांड कर्व जो होता है कॉन्ट्रैक्शन में स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, जबकि डिक्रीज में ये शिफ्ट होता है, ठीक है, डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। रीज़न इसका क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंक्रीज इन प्राइस इज़ द रीज़न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, और इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू मैनी रीजंस जो आपको दिए हुए हैं वो डिक्रीज़ की वजह होते हैं। डिसाइडिंग एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन का प्राइस होता है जबकि डिक्रीज़ का अदर थिंग्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि डिमांड कर्व जो है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। तो डिमांड कर्व का जो मूवमेंट होता है वो भी प्राइस की वजह से होगा
और शिफ्ट जो होगा वो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। ठीक है, जो भी चेंजेस आएंगे मूवमेंट में वो प्राइस की वजह से ही आएंगे, शिफ्ट जो भी होगा वो अदर फैक्टर्स की वजह से ही होगा। ठीक है, एंड आपके मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और जो भी आपके शिफ्ट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, बट दे आर राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। ठीक है, यानी या तो आप राइट वर्ड बढ़ सकते हैं या फिर आप लेफ्ट वर्ड बढ़ सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट जो होते हैं वो या तो डाउनवर्ड हो सकता है या तो वो अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो या तो इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा या इस तरह का मूवमेंट देखने को, और शिफ्ट जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा या फिर वो इस तरह का मिलेगा, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स वर अबाउट द डिमांड। ठीक है, और उसके मूवमेंट्स को लेकर के इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द elasticity of demand. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.